नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल यूपीएससी आईएएस ड्रीम 510 में। आप सभी को बता दें कि आज जो क्लास बहुत ही बेस्ट क्लास, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है मेरे प्यारे दोस्त। इस क्लास को देखना ना भूलें मेरे प्यारे दोस्त, क्योंकि इसमें यूपी ट्रिपल एससी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को लिया गया है मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी को बता दें कि आज जो क्लास है वह चलेगी भारत, कहाँ कैसे चलेगी, भारतीय इतिहास। एक एक करके जिस सब्जेक्ट से प्रश्न आते हैं, प्रत्येक सब्जेक्ट से 5 प्रश्न होंगे, उनका आप सभी लोगों को उत्तर देना होगा। चलिएगा तो हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्त। प्रश्न स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दें कि आपको पता है कि वीडियो बनाने में और समय लगता है मेरे प्यारे दोस्त, तो देखते समय लाइक और सब्सक्राइब कर दे जाना मेरे प्यारे दोस्त। चलेगा तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है मेरे प्यारे दोस्त, सुनिए। कहता है, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से यानी लोथल की खोज किसने की। देखो, लोथल एक हड़प्पा सभ्यता। अगर हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, तो अपन कह दे दयाराम साहनी ने। लोथल की खोज किसने की, तो उसका एक हिस्सा है एक लोथल। किसने की, दयाराम साहनी ने, या राखालदास बनर्जी ने, या S.R. राव ने, और R.S. बिष्ट ने। किसने की मेरे प्यारे दोस्त, तो यह खोज की है मेरे प्यारे दोस्त, यह की S.R. राव ने। किसने की, S.R. राव साहब ने इसकी खोज की। किसकी, लोथल की खोज। हड़प्पा सभ्यता का एक हिस्सा है इसकी खोज, लोथल की खोज S.R. राव ने की। इसकी व्याख्या देखिएगा। इसकी व्याख्या कहता है, अहमदाबाद जिले गुजरात के सरागवाला ग्राम से 80 किलोमीटर दक्षिण में भोगवा नदी के तट पर स्थित लोथल की खोज की सर्वप्रथम डॉक्टर S. राव ने कब की, सन 1954 में की मेरे प्यारे दोस्त। इस क्लास को देखना ना भूलें मेरे प्यारे दोस्त, क्योंकि इस क्लास को अगर आप देखना भूल गए तो बहुत ही लॉस हो जाएगा। चलेगा, दूसरा प्रश्न क्या कहता है, हड़प्पा काल में इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित हुआ। लोथल, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, कालीबंगा। जल्दी से बताएगा दूसरे का राइट आंसर। बिल्कुल, दूसरे का राइट आंसर ऑप्शन चला जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, डी के साथ चलाया गया ऑप्शन। किसके साथ ऑप्शन चलाया जाएगा, डी के साथ, धौलावीरा। अगला इसका, हड़प्पा काल धौलावीर नगर 3 भागों में विभाजित था। यह गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है। इसे स्थानीय रूप से कोटदा टिम्बा के नाम से जाना जाता है मेरे प्यारे दोस्त। किसके नाम से, कोटदा टिम्बा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन कहता है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, तो सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले थे। उन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित किया। सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को कवर करता है। ऑप्शन डी देखिएगा। सिंधु सभ्यता के लोग कुत्ते, बिल्लियां और घोड़ों को बड़े पैमाने पर पालते थे। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। बिल्कुल, इसका राइट आंसर ऑप्शन चला जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, ऑप्शन चला जाएगा ए के साथ। यानी सिंधु सभ्यता के लोग कपास का उत्पादन करने वाले थे। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखिएगा, थोड़ी व्याख्या इसकी पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। व्याख्या कहती है, सैंधवकालीन अर्थव्यवस्था सिंचित कृषि, अधिशेष पशुपालन, दस्तकारी तथा आंतरिक और विदेश व्यापार पर आधारित थी। यहाँ से प्राप्त वनस्पति अवशेष के आधार पर कहा जाता है कि यहाँ के लोग गेहूँ, जौ,
ज्वार बाजरा चावल की खेती करते थे। कहाँ के? हड़प्पा सभ्यता के लोग। तो सर्वप्रथम कपास का उत्पादन भी सिंधु सभ्यता के लोगों ने किया। यूनानी इसे सिंडोन कहते थे क्योंकि इसकी उत्पत्ति सिंधु सभ्यता से हुई है। चलिएगा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है मेरे प्यारे दोस्त? क्लास को देखना भूल गए तो समझो बहुत नुकसान हो जाएगा तुम्हारा। चौथा प्रश्न क्या कहता है मेरे प्यारे दोस्त? चौथा प्रश्न कहता है मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? पसंदीदा शहर, माउंट ऑफ द डेड, एक बाजार क्षेत्र और रहने की जगह। जल्दी से बताएगा मेरे प्यारे दोस्त। बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर चला जाएगा बी के साथ, यानी माउंट ऑफ द डेड कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्त। इसकी व्याख्या देखिए, मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का एक केंद्रीय नगर है जिसकी खोज राखालदास बनर्जी ने की। कब की? सन 1922 ईस्वी में की थी। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लाड़काना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। चलिए अगला प्रश्न पांचवा प्रश्न कहता है सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहाँ मिले? तो घोड़े की जो अस्थियां थी उनका अवशेष कहाँ मिले मेरे प्यारे दोस्त? इसके घोड़े के अस्थियों के अवशेष वह मिले, कहाँ मिले? सुरकोटदा में मिले। कहाँ मिले प्यारे दोस्त? सुरकोटदा में। इसकी व्याख्या देखनी है। सिंधु सभ्यता में घोड़ों की अस्थियों के अवशेष सुरकोटदा में मिले हैं, जो आपको पता है कि कहाँ पर? गुजरात राज्य पर स्थित पुरातात्विक स्थल से मिले हैं। राणा घुंडई से घोड़े के दांत मिले हैं। तो घोड़े के दांत कहाँ से मिले मेरे प्यारे दोस्त? राणा घुंडई से घोड़े के दांत मिले हैं तथा लोथल एवं मोहनजोदड़ो से घोड़े की मूर्तियाँ मिली हैं। कहाँ से? अब पूछा जाएगा आपसे प्रश्न कि घोड़े की मूर्तियाँ कहाँ से मिली, तो ऑप्शन चला जाएगा घोड़े की जो मूर्तियाँ हैं यह लोथल एवं मोहनजोदड़ो से मिली हैं। अब यही प्रश्न पूछा जाएगा कि घोड़े के दांतों का अवशेष कहाँ मिले, तो अपन ऑप्शन लगाना है मेरे प्यारे दोस्त। ऑप्शन लगाना है राणा घुंडई से मिले दांतों के अवशेष। चलिएगा अब आते हैं 5 प्रश्न खत्म हो चुके अपने भारतीय इतिहास से। अब आते हैं 5 प्रश्न मेरे प्यारे दोस्त। 5 प्रश्न आते हैं जो आते हैं कहाँ से? वैदिक संस्कृति से आते हैं, तो वो भी देख लीजिएगा। वैदिक संस्कृति में क्या कहता है? अरे लगता है डिस्टर्ब। हाँ, निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? धनुर्वेद, शस्त्र शास्त्र वेद, योग वेद और आयुर्वेद। मेरे प्यारे दोस्त क्या पूछा है? उपवेद नहीं है, तो हमें पता है कि उपवेद यह ऑप्शन डी नहीं है। ऑप्शन चलाया जाएगा डी के साथ मेरे प्यारे दोस्त। चलिएगा दूसरा को, इसकी पहली व्याख्या देखिएगा। उपवेद मुख्यतः 4 होते हैं, हमें पता है 4 होते हैं। आयुर्वेद, गंधर्व वेद, शिल्प वेद, स्थापत्य वेद और शस्त्र शास्त्र वेद या धनुर्वेद। आयुर्वेद चिकित्सा से गंधर्व वेद नृत्य से संबंधित है, संगीत से। शिल्प वेद भवन निर्माण से संबंधित है और शस्त्र वेद युद्ध की शैलियों से संबंधित है मेरे प्यारे दोस्त। अब पूछा जाता है यहीं पर कि जो शिल्प वेद है वह किससे संबंधित है? तो शिल्प वेद भवन निर्माण से संबंधित है मेरे प्यारे दोस्त। किससे? भवन निर्माण से संबंधित है। चलिएगा दूसरा प्रश्न। क्लास को देखना भूल गए मेरे प्यारे दोस्त तो अपने आप को बहुत घाटा पाओगे, यह मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ। चलिएगा क्या कहते हैं? वैदिक देवता इंद्र किसके देवता थे? भाई अपन को तो पता है इंद्र, पहले से ही पता है कि बरसात के देवता थे, तो यह पढ़ने की ज़्यादा जरूरत नहीं कि बरसात के देवता थे। पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि अपन को पता है कि भगवान इंद्र बरसात के देवता हैं। देखो मेरे प्यारे दोस्त, पूछा कहाँ कहाँ गया? यूपीएससी जूनियर इंजीनियर तकनीक भर्ती परीक्षा 2016 में पूछा गया प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्त। कोई प्रश्न ऐसा नहीं है जो पूछा ना गया हो। चलिएगा इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है, ऋग्वेद में सबसे प्रतापी देवता इंद्र है, जिन्हें पुरंदर अर्थात किले को तोड़
ने वाला कहा गया है। इंद्रदेव के युद्ध नेता के रूप में चित्रित हैं, जिसने असुरों से लड़ने और आर्य सैनिक का नृत्य किया और उन्हें विजय दिलाई। ऋग्वेद में इंद्र और 250 सूक्त हैं। वह बादल के देवता माने गए हैं जो वर्षा करते हैं। चलेगा तीसरा प्रश्न क्या कहता है, मोस्ट इंपोर्टेंट 2016 में पूछा गया प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्त। पंचगव्य निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं किया जा सकता है, यानी पंचगव्य में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं किया जाता मेरे प्यारे दोस्त। तो गाय का दूध सम्मिलित किया जाता है या नहीं, या गाय का गोबर किया जाता है या नहीं, तुलसी किया जाता है या नहीं, गाय का घी किया जाता है या नहीं मेरे प्यारे दोस्त। तो ऑप्शन चला जाएगा डी के साथ, तुलसी को नहीं किया, सम्मिलित नहीं किया जाता है। किसमें, पंचगव्य में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन चला जाएगा मेरे प्यारे दोस्त डी के साथ, यानी तुलसी को नहीं किया जाता है। चलेगी व्याख्या देखते हैं। गाय के दूध, दही, घी, मूत्र और गोबर से निर्मित पदार्थ पंचगव्य कहलाता है। जो पदार्थ निर्मित होता है उसे हम क्या कहते हैं, पंचगव्य। किससे, गाय के दूध से, दही से, घी से, मूत्र से, गोबर से जो पदार्थ निर्मित होता है यानी बनता है, तो आयुर्वेद में इसे औषधि की मान्यता प्राप्त है। तुलसी का पंचगव्य का हिस्सा नहीं है। पंचगव्य का हिस्सा कौन नहीं है, तुलसी नहीं है। चलेगा ऑप्शन चला जाएगा डी के साथ। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न कहता है, महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ मेरे प्यारे दोस्त। किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ, किसका, महाजननी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख किस निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ। तो ऑप्शन चला जाएगा सी के साथ, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में हुआ है। किसमें, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में हुआ है मेरे प्यारे दोस्त। सभी प्रश्न इंपोर्टेंट हैं, जो सभी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। क्या व्याख्या क्या कहती है, महाजननी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में हुआ है। इसमें सूदखोर को कुशी दिन कहा गया है। जो सूदखोर थे उनको कुशी दिन कहा गया है मेरे प्यारे दोस्त। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न कहता है, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। जो तैत्तिरीय ब्राह्मण थे और जो शतपथ ब्राह्मण थे, इनके मूल पाठ क्या हैं। तो इनका मूल पाठ ऑप्शन चला जाएगा मेरे प्यारे दोस्त बी के साथ, यानी इनका मूल पाठ क्या है, इनका मूल पाठ यजुर्वेद है मेरे प्यारे दोस्त। यह लेखपाल देखिएगा मेरे प्यारे दोस्त, ये कहाँ पूछा गया प्रश्न है, राजस्व लेखपाल परीक्षा 2015 में पूछा गया प्रश्न है। लेकिन क्लास को देखना भूल गए तो अपने आप को घाटा पाओगे, फिर हमसे मत कहना। चलिएगा दूसरा इसकी व्याख्या देखते हैं। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण यजुर्वेद के ब्राह्मण का मूल पाठ है। शुल्क यजुर्वेद के रचयिता, शुल्क यजुर्वेद, यानी हाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है मेरे प्यारे दोस्त। यहीं से पूछ सकते हैं कि शुल्क यजुर्वेद के रचयिता कौन माने जाते हैं। तो माने जाते हैं वाजस ने यज्ञवाल्क माने जाते हैं मेरे प्यारे दोस्त। कौन माने जाते हैं, यज्ञवाल्क माने जाते हैं। इसको याद रखिएगा। चलेगा छठवां प्रश्न कहता है, वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं। तो वेदों के जो गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं, उपनिषद कहलाते हैं, संहिता कहलाते हैं, आरण्यक कहलाते हैं, आर्याणक कहलाते हैं या ब्राह्मण कहलाते हैं मेरे प्यारे दोस्त। क्लास को देखना ना भूलिएगा। जो वेदों के जो गद्य प्रकरण कहलाते थे वह मेरे प्यारे दोस्त ब्राह्मण कहलाते थे। क्या कहलाते थे, ब्राह्मण कहलाते थे। चलिएगा व्याख्या देखते हैं। वेदों के गद्य प्रकरण ब्राह्मण कहलाते थे। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय और कौशितकी, यजुर्वेद के शतपथ, तैत्तिरीय सामवेद का,
पंचविंश अर्थवेद का गोपथ था। ठीक है, चलेगा। 7 प्रश्न देखते हैं। प्राचीनतम वेद कौन सा है? सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। प्राचीनतम वेद हमारा ऑप्शन चला जाएगा दूसरे के साथ, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्राचीनतम वेद। अगर हमसे नया वेद कहता तो मेरे प्यारे दोस्तों हम सी लगाते ऑप्शन, लेकिन उसने कहा प्राचीनतम वेद, सो हमने लगाया बी। अगर वो हमसे कहता संगीत से संबंधित कौन सा वेद है तो हम कहते सामवेद। क्या कहते? सामवेद कहते थे मेरे प्यारे दोस्त। अगर वह पूछता कि जादू टोना से संबंधित कौन है तो हम लगाते यजुर्वेद। चलिएगा अगली पे आते हैं। पहले तो देखना है इनका व्याख्या, देखिएगा अच्छे से, निश्चिंत होकर शांत होकर पढ़िए मेरे प्यारे दोस्त। अगर ये क्लास देख लिया आपने तो आपका कोई नंबर नहीं कट सकेगा क्लास में, वादा करता हूँ। तो प्रसिद्ध बौद्ध स्थल बोध गया निरंजना नदी के किनारे स्थित बोध गया में ही गौतम बुद्ध, सॉरी कहाँ आ गया हूँ मैं, क्या है कि कुछ प्राचीनतम वेद कौन सा है मेरे प्यारे दोस्त? प्राचीनतम वेद बिल्कुल आ गए बस आ चुके अपन, आ चुके। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, अगर हारते हैं तो मंजिल नहीं बदलते, रास्ता बदलते हैं मेरे प्यारे दोस्त। चलिएगा, प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है और अन्य 3 वेद यजुर्वेद, सामवेद व अर्थवेद। ऋग्वेद में यज्ञ देवताओं का उल्लेख है, ऋग्वेद में यज्ञ देवताओं का उल्लेख अभियान करने के लिए मंत्र है। यह सनातन धर्म का आरंभिक स्रोत है। इसके सूतकों की संख्या कितने है? 1028। मंत्रों की संख्या 10,552, जिसमें देवता की स्तुति दी गई है। इसमें 10 मंडल हैं। अगर यही प्रश्न पूछा जाए मेरे प्यारे दोस्त, यह प्रश्न लिख कर याद करना। एक भी प्रश्न अगर गलत चला जाएगा तो आज से वीडियो देखना बंद, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्त। 8वां प्रश्न क्या कहता है? ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो जो गायत्री मंत्र है मेरे प्यारे दोस्त, यह किस देवता को समर्पित है? यह देवता सावित्री को समर्पित है। किसको? देवता सावित्री को समर्पित है। ऑप्शन नंबर चला जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, ऑप्शन चला जाएगा डी के साथ। देखिएगा, इतने प्रश्न 2015 भर्ती में आया हुआ प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्त। चलिएगा, इसकी व्याख्या देखते हैं। ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र सावित्री देवता या सूर्य देवता को समर्पित है। ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंडल का वर्णन किया गया है। कौन से मंडल में? 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन किया गया है, जिसे विश्वामित्र द्वारा रचित है। तो गायत्री मंत्र का रचना किसने की? तो विश्वामित्र ने के द्वारा रचित है। अब 9वां ऑप्शन कहता है रामायण और मांडवी। जो 9वां ऑप्शन कहता है रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? रामायण में जो मांडवी थी वह किसकी पत्नी थी मेरे प्यारे दोस्त? वह थी भरत की पत्नी। भरत की पत्नी थी मेरे प्यारे दोस्त। रामायण में मांडवी भरत की पत्नी थी। चलिएगा 9वां व्याख्या देखें। रामायण में मांडवी भरत की पत्नी थी, जबकि सीता भगवान राम की, और उर्मिला है जो लक्ष्मण की, और सुकीर्ति शत्रुघ्न की पत्नी थी मेरे प्यारे दोस्त। किसकी पत्नी थी? शत्रुघ्न की पत्नी थी। चारों को याद रखिए, पेपर में आएंगे। चलिए 10वां प्रश्न क्या कहता है? महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिन तक लड़ी गई थी? 16 दिन तक, 18 दिन, 24 दिन। मेरे प्यारे दोस्त जल्दी से राइट आंसर बताएगा। 10वीं का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर चला जाएगा बी के साथ। यानी कुरुक्षेत्र की लड़ाई कुल 18 दिन हुई थी। सभी के सभी प्रश्न मेरे प्यारे दोस्त, सभी के सभी प्रश्न परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं, इनको देखना ना भूलिएगा। चलिए क्या कहता है? महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र का युद्ध कौरवों और पांडवों के मध्य हुआ, जो कहाँ हुआ? हस्तिनापुर साम्राज्य के सिंहासन की प्राप्ति के लिए लड़ा गया था। यानी
उन्होंने कहा, कौरवों ने कहा, हस्तिना का जो साम्राज्य है मैं तो मैं लेकर रहूंगा, लेकिन पांडवों ने कहा इसको मैं लूंगा, बेटा तुम कहाँ जाती हो। तो पांडवों यहाँ पर जीते हुए थे, कौरव जबकि हार गए थे। पांडवों की संख्या 5 थी, जबकि कौरवों की संख्या हजारों में थी, लाखों में थी। अगला क्वेश्चन देखिए, इसकी व्याख्या देखें पहले। हाँ, जैन धर्म। अब पढ़ने अपन को का बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध और उनकी जीवन शिक्षाओं से 5 प्रश्न लिए जाएंगे मेरे प्यारे दोस्त। उन 5 के आंसर देना है। पहला प्रश्न क्या कहता है जल्दी से। पहला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्धिक पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है। मेरे प्यारे दोस्त, तो अपन को पता है कि बोध गया निरंजना नदी के तट पर स्थित है। क्यों? क्योंकि बोध गया स्थान पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और किस वृक्ष के नीचे? तो वह थी मेरे प्यारे दोस्त, किसके वृक्ष के नीचे? पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। किस नदी के किनारे? तो निरंजना नदी के किनारे। कब हुई? गौतम बुद्ध को। कहाँ हुई? तो गौतम बुद्ध ने। समझ गए ना? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था मेरे प्यारे दोस्त। कहाँ दिया था? सारनाथ में। पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। अगला चलिएगा और क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, इनके अच्छे से इस तरह की व्याख्या जरूर पढ़ लेना मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान से। प्रसिद्ध बौद्ध स्थल बोध गया है। देखो, निरंजन नदी के किनारे स्थित बोध गया में ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई और इसके पश्चात वह बुद्ध के नाम से जाने लगे। किसके नाम से? बुद्ध के नाम से जाने लगे मेरे प्यारे दोस्त, प्रसिद्ध हुए। तभी यह स्थल बोध गया के नाम से अनुयायियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्ष 2002 में यूनेस्को द्वारा इस शहर को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। किसने? विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया यूनेस्को के द्वारा मेरे प्यारे दोस्त। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। अगला प्रश्न कहता है दूसरा, बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र है। क्यों? क्योंकि गौतम बुद्ध यहाँ पैदा हुए थे। बौद्ध तीर्थ यानी बोध गया एक महत्वपूर्ण स्थल है क्योंकि बौद्ध धर्म वहाँ पैदा हुए थे। बिल्कुल गलत बात है, ये तो ऑप्शन कट जाएगा। क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था। सही बात है। क्योंकि गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद यहाँ अपना पहला उपदेश दिया था। ये गलत बात है, पहला उपदेश वहाँ नहीं दिया था, सारनाथ में दिया था। या क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ निर्वाण प्राप्त किया था। बिल्कुल नहीं, ये गलत बात है। ऑप्शन चला जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, ऑप्शन चला जाएगा बी के साथ। क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान की प्राप्ति की थी, इसलिए वह स्थान गौतम बोध गया के नाम से जाना गया। उपर्युक्त, इसकी व्याख्या उपर्युक्त प्रश्न संख्या में देखें। चलेगा। तीसरा प्रश्न क्या कहता है, ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध किस रूप में जाने गए? तो ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध के रूप में जाने गए। बिल्कुल। चलेगा। चौथा प्रश्न देखते हैं, किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया मेरे प्यारे दोस्त? जल्दी से बताएगा इसका राइट आंसर। किसके लिए? इसका जो राइट आंसर है क्या कहता है, किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया। यानी किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए? तो हुमायूं के मकबरे के द्वारा, महाबली समूह के द्वारा, या लाल किला परिसर के द्वारा, या कुतुब मीनार के द्वारा। मेरे प्यारे दोस्तों, यह सभी के सभी आंसर बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि यही कोई आंसर नहीं मिल रहा है, तभी तो यहाँ पर कोई आंसर नहीं दिया गया। इनमें से कोई नहीं। क्यों? देखिएगा,
गौतम बुद्ध को बोध गया यानी वर्तमान में महाबोधि मंदिर समूह में ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहाँ हुई? तो यहाँ पर ऑप्शन चला जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों बी के साथ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका इज द राइट आंसर बी, ज्ञान की प्राप्ति हुई। नोट, इस ज्ञान का प्रवर्तन प्रचार आरंभ धर्म चक्र प्रवर्तन उन्होंने ऋषि पतन सारनाथ वाराणसी से किया था। विकल्प में सारनाथ न होने के कारण महाबोधि का उत्तर के रूप में चयन करें। किसका? महाबोधि का उत्तर के रूप में चयन करें, इसका मतलब ए है। तभी तो उन्होंने डिक्लियर इसका राइट आंसर नहीं दिया। इसका हो जाएगा राइट आंसर महाबोधि मंदिर समूह, बिल्कुल। चलेगा पांचवा राइट आंसर क्या कहता है? पांचवा प्रश्न कहता है बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? तो बुद्ध को परिनिर्वाण वह हुआ कुशीनगर में मेरे प्यारे दोस्त। कहाँ हुआ? कुशीनगर में हुआ। इसकी व्याख्या कहती है महात्मा बुद्ध को मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में परिनिर्वाण प्राप्त हुआ। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बोध गया उरुबेला में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। बोध गया में अगर बोध गया में इसको उरुबेला, कहाँ पर? उरुबेला में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई मेरे प्यारे दोस्त। तो बौद्ध के जो बौद्धि लोग थे वह कहते हैं उरुबेला में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। देखिएगा इसी पतन सारनाथ में उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया जिसे हम धर्म चक्र प्रवर्तन की संज्ञा दी गई है। चलेगा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है छठवां कहता है उस स्थान का नाम बताइए जहां बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया। तो वह है मेरे प्यारे दोस्तों कुशीनगर। क्या है? कुशीनगर। ऑप्शन नंबर चला जाएगा। अगला सातवां प्रश्न क्या कहता है? सातवां प्रश्न कहता है बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ को क्यों महत्वपूर्ण है? भगवान बुद्ध ने सारनाथ में ज्ञान प्राप्त किया। भगवान बुद्ध का जन्म सारनाथ में हुआ। भगवान बुद्ध का सारनाथ में महापरिनिर्वाण देहांत हुआ। तो ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने पहला प्रथम उपदेश कहाँ दिया था मेरे प्यारे दोस्त? वहीं दिया था। ऑप्शन चला जाएगा डी के साथ। ऑप्शन नंबर किसके साथ चला जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? डी के साथ चला जाएगा। अगला देखिएगा आठवां प्रश्न कहता है बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश मेरे प्यारे दोस्तों सारनाथ में दिया। कहाँ दिया? सारनाथ में। अगला 9वां प्रश्न कहता है मेरे प्यारे दोस्त बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश देते हुए अपने मत की आधारशिला रखी थी। कहाँ रखी थी? वहाँ रखी थी मेरे प्यारे दोस्तों सारनाथ में। क्योंकि उन्होंने बुद्ध ने सारनाथ में पहला उपदेश देते हुए अपना जो धर्मशिला रखी थी मेरे प्यारे दोस्त वो आधारशिला, जहाँ पर अपना प्रथम उपदेश देते हैं वहीं पर अपनी आधारशिला रखते हैं। चलिएगा अगला व्याख्या देखिएगा। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु में हुआ। अगर कहाँ हुआ? लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ। बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश सारनाथ में दिया। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला प्रथम उपदेश दिया जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है मेरे प्यारे दोस्त। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला 10वां क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध ने धम्मचक्र पवनतन ने सुतंतन धर्मचक्र सूत्र का उपदेश दिया। कहाँ दिया मेरे प्यारे दोस्त?
धर्म चक्र का उपदेश मेरे प्यारे दोस्तों सारनाथ में दिया। ऑप्शन चला जाएगा डी के साथ। अगला चलिए 11वां क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन कहता है, अरे पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी थ्री फोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटक में से नहीं है? अभिधम्म त्रिपिटक, सुत्त पिटक, उपासका पिटक, उपसाका पिटक या विनय पिटक? इनमें से कौन सा नहीं है मेरे प्यारे दोस्त? जल्दी से बताएगा। इसमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, जो हो जाएगा उपसाका पिटक नहीं है। चलेगा 12वां व्याख्या देखिएगा। पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी थ्रोफिल्ड बास्केट कहा जाता है, जिसमें शामिल सुत्त पिटक, विनय पिटक तथा अभिधम्म पिटक। त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों, इनकी व्याख्या भाषा पाली में है। इनकी भाषा किस में लिखी गई? भाषा। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक किस भाषा में लिखे, तो मेरे प्यारे दोस्तों पाली भाषा में लिखे। चलेगा 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न कहता है, नागार्जुन कौन थे? नागार्जुन एक जैन भिक्षु, एक बौद्ध दार्शनिक, एक यूनानी शासक, एक वैदिक ऋषि। जल्दी से बताएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। 12वें का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। एक बौद्धिक दार्शनिक नागार्जुन थे। चलेगा अगला प्रश्न, व्याख्या देखिएगा। नागार्जुन एक बौद्ध दार्शनिक थे। वे कुषाण शासक कनिष्क के समकालीन थे। उन्होंने पारमिता सूत्र की रचना की, जिसमें शून्यवाद सापेक्षवाद का प्रतिपादन किया गया। वे माध्यमिक दर्शन के प्रमुख आचार्य थे। चलिएगा 13वां क्वेश्चन क्या कहता है मेरे प्यारे दोस्तों, सभी नेकपाल में पूछे गए इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं। भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो भारत में जो उपस्थित वाराणसी शहर है, इसको विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। किसका? विश्व का सबसे प्राचीनतम शहर माना जाता है। व्याख्या देखिएगा। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार वाराणसी को सबसे प्राचीन शहर माना जाता है। विश्व का प्राचीनतम शहर बुद्ध काल में वाराणसी काशी राज्य की राजधानी थी, इसीलिए माना जाता है। चलेगा 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न कहता है, राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? जल्दी से बताएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन चला जाएगा सी के साथ, यानी जीवक। कौन थे? जीवक थे। व्याख्या देखिएगा। जीवक प्राचीनतम भारत के प्रसिद्ध वेदाचार्य थे। एक गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक तथा बिंबिसार के चिकित्सक भी थे। तो बिंबिसार मगध का राजा था तथा अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था। जो अजातशत्रु है, यह था बाप, यह था बेटा। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन तो शायद ये पढ़ा दिया, चलिएगा जी हाँ, यह है 5वां। 5वां क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था? कश्मीर, गुर्जर, कामरूप, कर्नाटक। जल्दी से बताया किसके? अशोक के। जल्दी से बताया किसके? निम्नलिखित में से अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था, तो वह था कौन नहीं था? कामरूप नहीं था। व्याख्या देखिएगा। व्याख्या कहती है, उपर्युक्त विकल्पों में से कामरूप अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था। कामरूप पहला ऐतिहासिक उल्लेख समुद्रगुप्त के 4वीं सदी इलाहाबाद प्रसिद्ध हरिशेर द्वारा रचित में मिलता है, जहां यह एक
गुप्त साम्राज्य के सीमांत राज्यों देविका और समतट के साथ वर्णित है। छठवां प्रश्न क्या कहता है? छठवां प्रश्न कहता है अशोक के कौन से शिलालेख ब्राह्मी लिपि में प्रयोग नहीं किया गया है? यानी अशोक के कौन से शिलालेख में किसका ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है मेरे प्यारे दोस्तों? तो ऑप्शन चला जाएगा बी की तरफ। शाहबाजगढ़ी में जो शिलालेख मिले इसमें ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है। व्याख्या देखें। अशोक के 14 वृहद शिलालेख भिन्न राजज्ञाएं शासन देश है जो 8 विभिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। अशोक के शाहबाजगाड़ी तथा मानसेहरा अभिलेख अन्य लेखों के विपरीत खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं जो ईरानी आरामेइक से उत्पन्न हुई थी। किससे उत्पन्न? आरामेइक से। शाहबाजगढ़ी आधुनिक पाकिस्तान के पेशवर जिले में यूसुफजई तहसील में स्थित है। कहाँ पर? यूसुफजई तहसील में स्थित है पाकिस्तान में। 7वां प्रश्न कहता है अशोक के प्रधान शिलालेख में सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है मेरे प्यारे दोस्तों? तो सबसे बड़ा शिलालेख 13वां शिलालेख है। अशोक के प्रधान शिलालेख में 13वां शिलालेख सबसे बड़ा है। इसमें अशोक कलिंग विजय राज्याभिषेक 8 वर्ष बाद वर्णन है। इसकी तुलना धम्म विजय को अधिक महत्वपूर्ण बताया गया है। चलिए अगला 8वां प्रश्न कहता है मेरे प्यारे दोस्त निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? तो स्तंभ है, स्तूप है, बारादरी है या चेत है? जल्दी से बताएगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर स्तंभ यानी एक के साथ चला जाएगा 8वें का। अगला 9वां प्रश्न कहता है व्याख्या फिर पढ़ लेना आप लोग। 9वां प्रश्न ढक गया ससुरा। 9वां प्रश्न कहता है अशोक के सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष एक स्तंभ पर था। कहाँ पर था? कन्नौज पर, गौतम बुद्ध नगर पर, संभल पर, सारनाथ पर। जल्दी से बताएगा 9वें का राइट आंसर। 9वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सारनाथ। चलिएगा 10वां प्रश्न। चलिए व्याख्या पढ़ लीजिएगा। सम्राट अशोक का एक स्तंभ सारनाथ में स्थित है जिसे अशोक महान ने बनवाया था। सारनाथ स्थित स्तंभ के शीर्ष पर 4 शेर बैठे हैं और सभी पीठ एक दूसरे से सटी हुई है। सारनाथ के अशोक स्तंभ को भारत ने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया। अशोक स्तंभ के निचले भाग में स्थित चक्र को भारतीय तिरंगे के मध्य रखा गया है। 10वां प्रश्न क्या कहता है मेरे प्यारे दोस्त? 10वां कहता है मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से निर्भर है कृषि अर्थव्यवस्था, व्यापार आधारित अर्थव्यवस्था, उद्योग पर आधारित अर्थव्यवस्था या यह है युद्ध पर आधारित अर्थव्यवस्था। तो हमें पता है कि जो मौर्य अर्थव्यवस्था है मेरे प्यारे दोस्त यह ऑप्शन चला जाएगा एक के साथ यानी कृषि पर आधारित है। अगला चलिए व्याख्या देखें। मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि अर्थव्यवस्था थी। भूमि कर जिसे हम भाग कहा जाता है। राजस्व का प्रमुख प्रकार यह उत्पादन 1/6 होता है। चलिए 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न कहता है देवनाम प्रिय। 11वां प्रश्न कहता है देवनाम प्रिय के नाम से प्रसिद्ध है। हर्ष हैं, अशोक हैं, कनिष्क हैं, चंद्रगुप्त मौर्य हैं। जल्दी से बताएगा देव नाम के नाम से प्रसिद्ध जो मेरे प्यारे दोस्तों यह है अशोक को है, अशोक हैं। अगला चलिए व्याख्या देखें। देवनाम प्रिय
देवनागरी मौर्य शासक अशोक को कहा जाता है। अशोक को प्रियदर्शी भी कहा जाता है। प्रियदर्शी भी कहा जाता है। अशोक का नाम मास्की, गुर्जरा, नेतुर, उदयगोलम के अभिलेख से मिलता है। अशोक को धम्म नीति एवं कलिंग युद्ध का विशेष तौर पर जाना जाता है। चलिए सॉरी, थोड़ा ऊपर नीचे आ गया, क्या है, बहुत दिक्कतें होती है। चलिए ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आज यहीं तक क्लास रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। मेरे प्यारे दोस्त, क्लास समाप्त होने से पहले क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट अगली